ओके सो हेलो एवरीवन। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हो रहा है आई थिंक। चलिए, सब कुछ रेडी है। सो गाइज, एवरीथिंग इज रेडी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर को क्यों पढ़े, सबसे पहला सवाल ये आता है। देखो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का बात ही हटा दो कि इंस्टीट्यूट के मैट में इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, ऐसा बात ही हटाओ। सबसे पहले नॉलेज पर्पज़ की अगर बात करें तो आपको पता तो होना चाहिए कब इंस्पेक्शन होता है, कब इन्वेस्टिगेशन होता है, कब इंक्वायरी होती है, और क्या ये तीनों अलग अलग होते हैं ना, तीनों सेम ही है। वो एक डालो एक में चलता है ना, ये दोनों अलग अलग है क्या? यहाँ पे भी सेम है। ये तीनों अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग है यार। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तीनों सेम है, ठीक है। और तीनों में बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस है, जिसको आप अगर एक समझ रहे हो तो बहुत खतरनाक वाली गलती है। ओके, ये अच्छा में पाप है, माफ़ी नहीं है इसकी। रीज़न, इंस्पेक्शन कौन करता है, सबके पावर्स अलग अलग बांटे गए। इंक्वायरी कोई और करता है, इन्वेस्टिगेशन के पावर्स किसी और के पास है। मतलब हर किसी के स्पेसिफिक पावर्स बताए गए हैं एंड उसी पावर्स को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। जैसे इंक्वायरी का काम, स्पेसिफिक काम, जो इंक्वायरी वर्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर आता है। इंक्वायरी करवाने का काम या तो एनसीएलटी करवा सकता है, या तो हमारा कोई कोर्ट करवा सकता है, ठीक है। तो बेसिक सा ये जो मेन काम है ना, ये मेन काम जो इंक्वायरी का होता है, ये कौन करवाता है? कोर्ट वगैरह करा सकते हैं, ठीक है सर। ये तो समझ गए हम कि इंक्वायरी वो लोग करवाते हैं। इंस्पेक्शन का मतलब जो पावर पार्लियामेंट अपना डाइवर्ट करके दिया, जैसे एमसीए के पास कुछ पावर्स है ना, ये इंस्पेक्शन का काम एमसीए करता है। ओके, इंस्पेक्शन अपने ऑथोरिटी को भेज के भी इंस्पेक्ट करवा सकते हैं आपके बुक्स को। इंस्पेक्शन के अंदर क्या होता है ना, आप हमको रिटर्न फाइल करते हो, है ना। अरे भाई, हम एमसीए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, हमको आप रिटर्न फाइल करोगे, एनुअल रिटर्न हो चाहे जो भी रिटर्न फाइल करोगे, एमजीटी 14, एमजीटी 7, जो भी फाइल करो, ठीक है। जो भी आप फाइल करोगे मेरे पास तक एक दिन आएगा। जो इन्फॉर्मेशन आया मेरे पास, उस इन्फॉर्मेशन को हम स्क्रूटनी करेगा। एमसीए डेटा क्यों लेता है? स्क्रूटनी करने के लिए। एमसीए स्क्रूटनी करना स्टार्ट किया डेटा को, देखते देखते लगा यार यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, हमको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये जो फर्दर इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं ना, दिस इज़ व्हाट कॉल्ड इंस्पेक्शन। हम लोग क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्ट करने वाला है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो यहाँ से निकल सकता है। एक काम करो, इंस्पेक्ट करो इनके बुक को, इनको बुलाओ, बोलो क्या क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, दैट इज इंस्पेक्शन। क्लियर? इन्वेस्टिगेशन एक और स्टेप बढ़ गया। तो इन्वेस्टिगेशन में जब बात करें तो इन्वेस्टिगेट कब करते हैं हम लोग? बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का मेन काम कब स्टार्ट होता है? जब कोई कांड वगैरह, कुछ कांड करा हुआ, इंक्वायरी करना, अब सॉरी इंस्पेक्शन किया आपने, इंस्पेक्शन में कुछ गड़बड़ लगा, यहाँ कुछ गड़बड़ है। अगर आपको गड़बड़ लगता है तो आप क्या करवाओगे? बोलोगे इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करवाओ इसका। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कोई पुलिस कर सकता है, कोई प्रॉपर ऑफिसर जो एमसीए अपॉइंट का, आरओसी बेसिकली अपॉइंट कर ले रहा है। तो जो पर्सन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ना, इन्वेस्टिगेशन में कुछ अलग पावर हो जाता है। लाइक इंस्पेक्शन के अंदर पावर लिमिटेड होते हैं, वो आपके घर नहीं आएंगे, आपको पकड़ के थाना जेल में नहीं लेके जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन करते समय अगर आप कॉपरेट नहीं करते तो ले जाएंगे आपको। दिस इज बेसिक, बहुत बड़ा। अब देखो डिफरेंस कितना हाई यूज़ हो गया, सबका पावर अलग अलग है। इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, राइट, अलग हो गया। इंक्वायरी कौन करवा रहा है? कोर्ट। इंस्पेक्शन का काम हमारा आरओसी करवा रहा है बेसिकली। अब नेक्स्ट थिंग, कोर्ट कभी कभी इंस्पेक्शन भी करने बोल सकता है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट नहीं बोल सकता, कोई डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट कर सकता है, वो कोर्ट का ऑफिसर इंस्पेक्ट कर सकता है। कोर्ट इंक्वायरी का ऑर्डर भी पास करता है कि ये इंक्वायरी करो। अब कोर्ट का मतलब हम यहाँ एनसीएलटी के बारे में बात करें, क्योंकि हम लोग कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, राइट। इन्वेस्टिगेशन के लिए बेसिकली कोर्ट ही ऑर्डर देता है कि इन्वेस्टिगेशन करो, ओके। बट ऑथोरिटी जो हो रहा है ना, वो डिफरेंट हो जा रहा है। मीन्स ये इन्वेस्टिगेशन कर कौन रहा है? अपने आप फर्स्ट इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता सर कभी। मतलब कोई भी कंपनी में कुछ कांड करावा हुआ है, पहले ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, पहले इंस्पेक्शन होगा। पहले आरओसी के पास डेटा जाएगा, आरओसी उस डेटा को स्क्रूटनी करेगा, चेक करेगा एंड उसको फिर देखिएगा कोई गड़बड़ है। इंस्पेक्शन के अंदर एक रिपोर्ट बनेगा, उस रिपोर्ट के बेसिस पे आप इन्वेस्टिगेशन करवा लो। या फिर कोई इंक्वायरी चल रहा है, उस इंक्वायरी के बेसिस पे कोई डेटा में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उस बेसिस पे आप इन्वेस्टिगेशन कराओ। तो ये समझ में, इंस्पेक्शन क्या होता है, इंक्वायरी क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, तीनों अलग अलग टर्म है, अलग अलग काम है इनके। क्लियर? चलो, पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट वर्ड मिला, इंस्पेक्ट बुक एंड कंडक्ट इंक्वायरीज। अब ये इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकते हैं, ओके, डायलूटेड पावर इनके पास। नेक्स्ट, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं बुक को इंस्पेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। क्या क्या है इसके अंदर भाई? खोल, चल खोल जा।
रुकिए, आई थिंक दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा है यहाँ से। नहीं नहीं दिख रहा है यार, रुकेगा ही नहीं। लास्ट का 2 लाइन कट जा रहा है ना, 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब दिख रहा होगा आई थिंक, राइट। चलो अब दिख रहा है। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। देखो ये सेक्शन हम लोग को जो इंस्पेक्शन इंक्वायरी वाला जोन होता है ना, बहुत टफ लगता है, बेसिकली बहुत टफ लगता है। रीज़न क्या है, आरओसी की ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो, अरे इतना माथा क्यों ख़राब करना है, एकदम जस्ट टेक इट चिल, एकदम रिलैक्स हो जाओ, लंबी सांस। अब सोचो सबसे पहले क्या होगा, इंस्पेक्शन का काम होगा। कौन सा सेक्शन, सेक्शन 206 के अंदर क्या काम करें हम लोग, इंस्पेक्शन का काम करें। सबसे पहले सोचो इंस्पेक्शन का काम करेंगे ऑलवेज। पहले बुक तो देख लो यार, बिना बुक देखे कैसे काम करोगे, तो पहले इंस्पेक्शन का काम। कब हम लोग इंस्पेक्ट कर, देखो स्क्रूटनी कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करते समय अगर कोई भी गड़बड़ लग रहा है, कंपनी का कोई इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं हम, आरओसी चेक कर रहा है और उसको लग रहा है यार, रजिस्ट्रार को लग रहा है यार फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या किए पहले इंस्पेक्ट कर रहे थे बुक, बोले फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, नहीं नहीं हमको और इंस्पेक्शन चाहिए और इन्फॉर्मेशन दो। या फिर कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये जो आप खर्चा दिखाए हो बैलेंस शीट में किस बेसिस पे दिखाए हो, ये जो आपने रेजोल्यूशन पास किया है कहाँ उसका मिनट बुक दिखाओ, ये जो आपने बोला कि कोरम हो गया था, इतना लोग हुआ था, दिखाओ मिनट बुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो अगर मान लो, क्योंकि उस दिन पता चला उस दिन पूरा भारत बंद था और उस दिन आपने बोर्ड मीटिंग कंप्लीट करवा लिया, कैसे करवा लिया भाई, उस लोकेशन पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा दंगा चला था, दिखाओ रेजोल्यूशन कहाँ हुआ है आपका, कहाँ है मिनट, समझ में आ रहा है बात। तो जब भी स्क्रूटनी करते समय अगर एमसीए को लगता है कि हमको एक्सप्लेनेशन या फर्दर इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ द वर्ड, एक्सप्लेनेशन और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, फिर से व्हाट इज़ द वर्ड, एक्सप्लेनेशन या फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए स्क्रूटनी के टाइम, तो एमसीए क्या कर सकते हो, आरओसी बेसिकली हमारा क्या कर सकता है, वो एक रिटर्न में नोटिस देगा और बोलेगा एक काम कीजिए, आपके घर एक चिट्ठी जाएगी, बोलेगा इस चिट्ठी भेज, एमसीए चिट्ठी भेज के बोलेगा एक काम करो, ये चीज़ हमको प्रॉब्लम है, आप ऐसे 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 बता दो, ठीक है। अब आपका काम है बताने का, अगर आप अच्छे ईमानदार इंसान हो तो क्या करोगे, फटाफट सारा इन्फॉर्मेशन दे दोगे, देख लो भाई सब ठीक है मेरी तरफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एमसीए समझ जाएगा हाँ सब ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन अगर सब ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अगर आप इन्फॉर्मेशन उल्टा पुल्टा भेजना स्टार्ट किए तो प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1, अब बेसिकली ड्यूटी है कि आप अपना बेस्ट हिसाब से सारा इन्फॉर्मेशन दो, विद इन टाइम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ये सबसेक्शन 2 में बोला गया, प्रोवाइडेड वेयर सच इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू एनी पास्ट पीरियड। अब मान लो किसी ऐसा इन्फॉर्मेशन हम मांग रहे हैं जो 2000, मतलब अभी 2021 चल रहा है, बेसिकली 2018 का इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं आरओसी, पुराना रिकॉर्ड्स भी 8 साल तक बुक्स रखने का बात है ना, तो हम 2018 का बुक मांग लिए। अब 2018 में हमारा जो अकाउंट्स का हेड था वो कोई और था, तो आरओसी अब जो मिस्टर एक्स जो हेड है ना, हेड थे 2018 में ना, अब वो मिस्टर एक्स ये नहीं बोल सकते थे हम तो अब कंपनी में है ही नहीं, हमको क्यों नोटिस आया है। आरओसी के पास पावर है कि वो आपसे भी एक्सप्लेनेशन मांगेगा अगर आप उस पीरियड में उस चीज़ के इंचार्ज थे तो, क्लियर। तो कंपनी छोड़ दिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फ्रॉड में नहीं थे, अगर उस पीरियड में फ्रॉड हुआ है मतलब आपको पकड़ा जाएगा, सिंपल, कूल। चलो नेक्स्ट, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ही आप नहीं दिए, सबसेक्शन 1 में क्या बोले, हम स्क्रूटनी करा था आरओसी, उसको लगा कि यहाँ पे हमको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए, आरओसी क्या बोला, हमको इन्फॉर्मेशन भेजो, एक नोटिस भेजा इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए। अब तुम्हारा ड्यूटी था, तुमको भेजना चाहिए था, तुम क्या किए, 3 नंबर सबसेक्शन के अंदर तुम इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन भेजो, अधूरा इन्फॉर्मेशन भेजे, या फिर जो इन्फॉर्मेशन भेजे वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, हमको लग रहा है ये तो बेकार का इन्फॉर्मेशन दिए हो, तुम फालतू इन्फॉर्मेशन दियो। अब हम जब रजिस्ट्रार को इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, जो कि स्क्रूटनी के अंदर अनसेटिस्फैक्ट्री दिख रहा है, अनसेटिस्फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन, सेटिस्फैक्ट्री नहीं, इन्फॉर्मेशन में कुछ है ही नहीं, कोई दम का बात है ही नहीं, अब इसको लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेगा, बोलेगा एक काम करो, एक और नोटिस भेजेगा तुम्हारे घर। पहला नोटिस आया, आप उल्टा पुल्टा मैसेज भेजें, उल्टा पुल्टा रिप्लाई दिए, उल्टा पुल्टा जो मन किया उल्टा पुल्टा बक दिए उसको, ठीक है, आधा इन्फॉर्मेशन दे दिए हो। सेकेंड नोटिस फिर आएगा, बोलेंगे एक काम कीजिए, आपका हम बुक इंस्पेक्ट कर रहे हैं, आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भेजिए सही से, ये हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक से भेजो।
ठीक है। प्रोवाइडेड दैट बिफोर एनी नोटिस, रीज़न ऑफ कॉस्ट लिखेंगे, वो उनके पास रीज़न होना चाहिए कि आखिर किस ग्राउंड पे उनको लग रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, किस ग्राउंड पे, ऐसे ही थोड़े किसी को परेशान करेंगे, ठीक है, कोई खास पॉइंट नहीं है। सब सेक्शन 4, इफ़ रजिस्ट्रार सेटिस्फाई ऑन द बेसिस, अब नेक्स्ट नोटिस भेजें। नेक्स्ट नोटिस के बाद सब सेक्शन 4 में क्या हो रहा है, जैसे ही नेक्स्ट नोटिस भेजे ना आपको, अब आप क्या करोगे, फिर से रिप्लाई दोगे। फर्स्ट नोटिस के बाद सेकंड नोटिस में फिर रिप्लाई दोगे आप। तो जब सेकंड नोटिस में आप रिप्लाई दोगे ना, तो हम तो फिर से देखेंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। नाउ अब इफ़ रजिस्ट्रार सेटिस्फाई, अगर रजिस्ट्रार को लग रहा है कि अब जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया है, ठीक है, जो आपने रिप्रेजेंटेटिव भेजा है उसके हिसाब से सब कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं भैया, अब तो काम हो गया। लेकिन अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजा है वो फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस, मतलब ऐसा कुछ गंदा गंदा काम दिख रहा है, उल्टा पुल्टा लग रहा है, ये जो बिज़नेस चल रहा है, आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका बिज़नेस देख के हमको लग रहा है कि यार आप बिज़नेस जो चला रहे हो फ्रॉड करने के लिए चला रहे हो, या फिर आप अनलॉफुल पर्पस के लिए चला रहे हो, सिर्फ आप अपना मनी ब्लैक को वाइट करने के लिए चला रहे हो बिज़नेस को, ठीक है, या फिर आप कंपनीज एक्ट के तो एक भी कंप्लायंस का पालन ही नहीं कर रहे हो। ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं करें, उनसे पैसा ले लिया और उनको फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो आप। हेल्प डेस्क से फ़ोन कर रहा है, फ़ोन बजते रह रहा है और कट जा रहा है, फ़ोन उठा ही नहीं रहा है कोई। ओके, ये सब प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो रजिस्ट्रार में, वर्ड क्या है, रजिस्ट्रार में, इट्स नॉट शैल, मतलब अगर आपका इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगर स्टिल रजिस्ट्रार को लग रहा है छोड़ो ना यार करने दो, तो करने दे सकता है। लेकिन अगर रजिस्ट्रार को मन करे तो रजिस्ट्रार में, आफ्टर इन्फॉर्मिंग द कंपनी ऑफ हिज एलिगेशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुमको हम बताएंगे, सबसे पहले हम तुमको बताएंगे कि देखो तुम्हारे ऊपर ये गंदे गंदे चार्जेस लगे हैं, ठीक है, तुम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजो और बताओ कि हम तुम्हारे पे इंक्वायरी क्यों ना करें। सबसे पहले शूकोज नोटिस जाता है, ठीक है, जब भी इंस्पेक्शन हुआ सबसे पहले क्या हुआ, इंस्पेक्शन होना स्टार्ट हुआ, इंस्पेक्शन करना, स्क्रूटनी किया आरओसी डॉक्यूमेंट को, ये आरओसी है, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, आरओसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहा था, अच्छा ये सारा ठीक है, ओके, ये एक पेज मिसिंग है, आरओसी बोलेगा एक काम करो, एक पेज हमको, ये वाला पेज मिसिंग है, हमको भेजो। अब आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन भेजोगे, आरओसी को अगर लग रहा है नहीं सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आरओसी नहीं अभी भी इन्फॉर्मेशन गलत है, पहला कॉल किए थे गलत इन्फॉर्मेशन भेजा है, फिर से कॉल करो उसको, फिर से मांग इन्फॉर्मेशन, फिर से इन्फॉर्मेशन मांगे, इस बार इन्फॉर्मेशन चेक करेगा आरओसी। अरे अगर इस बार इन्फॉर्मेशन सही दिए मतलब ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन गलत दिए तो इसका मतलब आप फ्रॉड कर रहे हो, प्रॉब्लम, बिजनेस अनलॉफुल पर्पस से चला रहे हो, गलत तरीके से चला रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो अंदर, राइट। अब जब आरओसी को लगा कि ओके इन्फॉर्मेशन तो सेटिस्फैक्ट्री है ही नहीं, देख रहा है आरओसी अरे ये तो सारा उल्टा पुल्टा काम चला है, अब जैसे ही आरओसी को लगा कि यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, आरओसी सबसे पहले अब नोटिस भेजेगा कि आओ शूकोज नोटिस दो, शूकोज नोटिस भेजेगा कि आके बताओ हम तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी क्यों कंडक्ट ना करें। अब तुम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजो, खुद आओ, जैसे मन करे वैसे आओ और बताओ कि तुम्हारे ऊपर हम इंक्वायरी क्यों ना कंडक्ट करें। एक बार तुम्हारा बात सुनेंगे, अगर हमको लग रहा है अच्छा सही बात है, बेचारा जो बोला है एकदम सही बोला है, तो हम इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करेंगे, आरओसी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अब दोबारा जब आए हो नोटिस देने के बाद कि भैया हम आपके ऊपर इंक्वायरी करने वाले हैं, आके बताओ इंक्वायरी क्यों ना करें, उसमें भी आप उल्टा पुल्टा बात बोल कर जा रहे हो, इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं दे रहे हो, जो मन किया उल्टा पुल्टा बक के चले गए। अब आरओसी क्या करेगा, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या किया आरओसी, इंस्पेक्शन किया, फिर क्या करवा रहा है, इंक्वायरी के लिए शूकोज नोटिस दिया कि आके बताओ भैया कि क्यों इंक्वायरी ना करे। आप कुछ नहीं बोले, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। क्या कैसे कंडक्ट करेगा देखो, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांस वो वारंट, अगर सर्कमस्टांस मांग रहे हैं, ठीक है, वो आरओसी को डायरेक्ट बोलेगा कि एक काम करो इंस्पेक्टर अपॉइंट करो, ठीक है, और क्या करवाओ, इंक्वायरी करवाओ फटाफट। आरओसी अपना इंस्पेक्शन वगैरह काम करा था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसी बीच लग रहा है कि नहीं इसका तो इंक्वायरी होना ही चाहिए, इसका इंक्वायरी करना ही पड़ेगा, तो बोलेगा कि काम करो इंस्पेक्टर अपॉइंट करो और आप खुद इंक्वायरी करवाओ। देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट क्या है ना कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांस सो वारंट डायरेक्ट द आरओसी, मतलब इस वर्ड का बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है। क्यों इफेक्ट हो जा रहा है, डायरेक्ट द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय इट। क्या इनफैक्ट है, अगर आरओसी रजिस्ट्रार मतलब जो आरओसी है हमारा, अगर वो इंस्पेक्टर अपॉइंट कर रहा है तो उसके पावर कुछ और होंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपॉइंट कर रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट कर रहा है तो उसके पावर कुछ अलग होंगे। तो यहाँ पे पावर बढ़ जाएंगे।
ठीक है। तो ये बात को आपको एक बार ध्यान में रखना है कि अच्छा आरओसी वाला है तो कम पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का है बड़ा पावर होगा। अभी हम लोग सेक्शन 209 में जाएंगे तो पावर्स देखेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर वेयर बिजनेस ऑफ अ कंपनी हैज़ बीन और इज बीइंग कैरिड ऑन अ फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस इवन, मतलब अब पता चल रहा है कि यार तुम्हारा बिजनेस गंदे पर्पस के लिए चल रहा है, 447 लगा दिया जाएगा, बात खत्म। अब 447 क्या है, बहुत हैवी पेनल्टी है, ठीक है, बहुत लंबे साल का जेल है। नेक्स्ट, without prejudice the foregoing provision of this section, central government may, if satisfied that the circumstance of warrant direct inspector to books and paper इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाई इट फॉर द पर्पस। बोल सकता है कि काम करो आप बुक्स एंड पेपर को इंस्पेक्ट करो, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोले तो, मे भी उसको चाहे तो। नीचे जाएगा, यही लास्ट है, ओके। नेक्स्ट क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांस बाय द जनरल और स्पेशल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल या फिर स्पेशल अथॉरिटी के थ्रू एक तो पर्सन को अपॉइंट कर देगा कि आप जो हो इंस्पेक्ट करो जाके वहाँ पे, ठीक है, क्लास ऑफ द कंपनी के बारे में, मतलब उस कंपनी की या फिर उस कंपनी के आसपास की, मतलब उस कंपनी से रिलेटेड जितनी कंपनियाँ उनकी सबकी, ठीक है। इफ़ ए कंपनी अगर फर्निश नहीं कर रही है, अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, कुछ गड़बड़ कर रही है, तो भैया हम अलग से फ़ाइन लगाएंगे इस सेक्शन के अंदर, वो तो अलग ही बात है। समझ में आ गया बात। सबसे पहले हम लोग क्या बात किए, सबसे पहले हम लोग बात करें इंस्पेक्शन की। सर क्या बात करें, सबसे पहले क्या होता है, इंस्पेक्शन होता है, और कौन करता है, आरओसी करता है। सबसे पहले चिंगारी यहीं से लगती है, आरओसी इंस्पेक्शन करेगा, बुक्स को चेक कर रहा था और उसको कुछ गड़बड़ दिखा। कहानी की तरह याद करो यार, बिल्कुल डायरेक्ट याद करने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप एकदम कहानी दिमाग में सेट करो कि आरओसी इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा था, चेक करते करते उसको कुछ गड़बड़ दिखा, वो फ़ोन किया और बोला कि भैया ये इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है, सही दो। तुमने इन्फॉर्मेशन गलत दिया, आरओसी फिर फ़ोन किया, बोला इन्फॉर्मेशन सही दो, तुमने इन्फॉर्मेशन फिर गलत दिया। अब आरओसी बोल रहा है कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, एक रीज़न बताओ हम तुम्हारे घर आके इंस्पेक्ट ना करें, तुम्हारा बुक इंक्वायरी ना करें, ठीक है। अब तुम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे और आके बताए कि देखो भाई ऐसा 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 बात है। अब अगर हमको वो बात ठीक लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आरओसी को लगा कि नहीं ये फालतू बात कर रहा है, उल्टा पुल्टा बोल रहा है, आरओसी इंस्पेक्टर अपॉइंट कर देगा और बोलेगा जाके इंक्वायरी करो इसका। क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दिया गया है, वो भी अगर उसको लग रहा है तो वो भी किसी को अपॉइंट कर सकता है। क्लियर यहाँ तक। अब खुद सोचो, अगर कुछ भी इंस्पेक्शन होगा तो उसका एक रिपोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। एक इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है तो वो उसका हमेशा काम होता है एक रिपोर्ट बनाना, राइट। वो रिपोर्ट सबमिट करेगा किसी न किसी को। अब देखो ये एक छोटा सा सेक्शन है काफ़ी, देखो कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, क्या बोला गया है, कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी। क्लियर। पिछला वाला सेक्शन 206 क्लियर हो गया, कुछ खास नहीं था, एकदम इजी था, राइट। आरओसी के बारे में था, छोटा सा बात था, इंस्पेक्शन के बारे में। अब हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी को। कैसे हो रहा है देखो, अगर रजिस्ट्रार वेयर अ रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर कॉल द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर अंडर सेक्शन 206 के अंदर क्या था, आरओसी या फिर उसका इंस्पेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट आपसे मंगवाया था। बेसिकली इंस्पेक्शन के अंदर, इंक्वायरी के अंदर क्या होता है ना, आप खुद बुक लेकर आते हो हमारे पास, हम देख लेते हैं घर बैठे, यहीं पे बैठे बैठे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर ना हम खुद आपके घर पहुंच जाएंगे, चलो निकालो बुक, गेट तोड़ ताड़ के एकदम, सर अलमारी में रखा है चाबी नहीं है, अलमारी तोड़ दो, दया दरवाज़ा तोड़। सो ये सब कब होता है, इन्वेस्टिगेशन में होता है। इंक्वायरी में कब होता है, हम बोलेंगे आप खुद लेके आओ, जो है आपके पास लेके आओ, हम देखेंगे बैठे बैठे अपने घर पे। तो इंक्वायरी बेटर होता है क्योंकि आप बैठे बैठे अपने आप खुद जाके दे रहे हो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आया ना तो वो घर में घुस के सब कुछ देखेगा, ज़बरदस्ती देखेगा। तो क्या हो रहा है, अगर रजिस्ट्रार या फिर उसका जो भी इंस्पेक्टर अगर कोई बुक्स एंड पेपर मंगवाया है अंडर सेक्शन 206 के अंदर, जो भी हम लोग पढ़े थे इंस्पेक्शन के लिए मंगवाया था, राइट, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी ऑफिसर। तो ये ड्यूटी है हर ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय की कि जितना बन सके सारा इन्फॉर्मेशन एकदम सफिशिएंट सही प्रोवाइड करो। कूल, ओके सर। द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर मेकिंग एन इंस्पेक्शन और इंक्वायरी अंडर सेक्शन 206 में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायर। अब इंस्पेक्शन करते से करते, इंक्वायरी करते करते बेसिकली वो और कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। मान लो वो मेक अ क्लॉज टू बी मेड अ कॉपी, एक तुम्हारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको लग रहा है यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, एक जेरोक्स करके रख लिए, अलाउड है, कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। नेक्स्ट, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स। अब बाकी दुनिया, अब इस लाइन का मतलब क्या होता है, अगर आप लॉ नहीं समझ पाते हो ना तो ये लाइन समझ लो, एकदम ईजी था। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, और किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा रहा है,
इस एक्ट को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी भी एक्ट में कुछ भी लिखा रहा है फॉर द टाइमिंग फोर्स, ठीक है। अब क्या बोला गया, द रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर मेकिंग एन इंस्पेक्शन इंक्वायरी शैल हैव ऑल पावर वेस्टेड इन द सिविल कोड। अगर इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है, क्या बोले, और किसी एक्ट में कुछ भी लिखा हो, अगर इस एक्ट के इस सेक्शन के हिसाब से इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है तो उसके पास सिविल कोड के सारे पावर होंगे। सिविल कोड का पावर क्या है, समन करना, विटनेस को चेक करना, तुम्हारा ओथ लेना, राइट, सारे पावर हो जाएंगे। अगर कोई डायरेक्टर और ये लोग डिसोबे कर रहा है, उसके डायरेक्शन को नहीं मान रहा है, तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा फाइन है, स्वीट सा फाइन दिया है, दिख रहा है, प्यारा सा फाइन, इतना लग जाएगा, ओके। और देखो जेल का भी है, मेनी नाइट्स, बहुत सारी रातें हैं, आराम से एंजॉय करना है। और अगर कन्विक्ट हो जा रहे हो तो भैया आप तो ख़त्म बात। अगर ऑफिसर फ्रॉड में डिफॉल्ट हो जा रहा है तो उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, बहुत है उसके बारे में तो, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन सेक्शन था क्या हमारा, सेक्शन 206, जिसके अंदर हमने इंस्पेक्शन किया। कैसे किया, आरओसी स्क्रूटनी करते करते उसको डॉक्यूमेंट गलत लगा तो फ़ोन नहीं मतलब नोटिस भेज के तुमको बोला इंस्पेक्शन इन्फॉर्मेशन दो, तुम इन्फॉर्मेशन दिए, वो देखा यार कुछ गड़बड़ है, अभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं भेजा है, फिर से फ़ोन किया, फिर तुम गड़बड़ इन्फॉर्मेशन भेज दिए, रिटर्न नोटिस दिए थे, राइट। अब फिर गड़बड़ नोटिस भेज दी तो क्या करेंगे हम, तुमको एक बोलेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव भेजो और बोलो हम तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी क्यों ना करें। तुम रिप्रेजेंटेटिव भेजे या तुम खुद आए आके बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, हम मेरे ऊपर इंक्वायरी मत कीजिए। अगर आरओसी को ठीक लगा तो कोई बात नहीं, अगर आरओसी को लगता है कि गड़बड़ है, इंक्वायरी करना होगा, तो वो एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा और बोलेगा इंक्वायरी करो, ठीक है। अब ये जो इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है अंडर सेक्शन 207 के अंदर देखो साफ साफ बोला गया है कि उसके पास सिविल कोड के पावर होंगे, क्लियर। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि नहीं यार इसके ऊपर तो करना पड़ेगा, इसका इंक्वायरी करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है, क्लियर यहाँ तक। और डिसओबे करने का तो बात ही नहीं होता है सर, यहाँ देख लो ना कितना अच्छा अच्छा पेनल्टी फाइन्स वगैरह है ना, तो डिसओबे करने का सवाल ही नहीं उठता। सेक्शन 208। अब जो 206 के अंदर, 206 मतलब जो इंस्पेक्शन करते समय जो आरओसी का जो इंस्पेक्टर था, या फिर 207 के अंदर जो बुक्स एंड पेपर का हम जीरोक्स वगैरह लिए थे, ठीक है। हम अब इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, आरओसी जो इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया वो क्या करेगा, एक रिटर्न रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, एंड रिपोर्ट बना के सबमिट कर देगा रिटर्न रिपोर्ट को, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसके साथ, उन सारे इंफॉर्मेशन के साथ। क्या मतलब है, समझ में आया बात। जो आरओसी इंस्पेक्शन करते करते उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि कंपनी में घोटाला हुआ है, जो भी है फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टर का ग्रीवेंसेस को सॉल्व नहीं करना है, आप फ्रॉडुलेंट पर्पस से बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, गलत कर रहे हो बिजनेस में, लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ लग रहा है, तो वो इंस्पेक्टर को अपॉइंट करके बोला कि इन्वेस्टिगेशन करो, बोला इंक्वायरी करो, राइट। इंक्वायरी करने बोले तो वो बोला, मतलब वो इंक्वायरी कर रहा है बेसिकली, ओके। इंक्वायरी करने के बाद वो सारा एविडेंस लेगा, सारा एविडेंस लिया, एक रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा, क्लियर। आरओसी का जो ऑफिसर था वो रिपोर्ट को दो जगह भेजेगा, पहले तो अपने जो आरओसी अपॉइंट किया उसको रिपोर्ट देंगे, दूसरा वो सारा रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजेंगे हम। क्यों भेजेंगे, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस इंसान, ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा जालिम है, इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होना ही चाहिए, या फिर इंक्वायरी और अच्छे लेवल पे होना चाहिए, एसएफआईयू का ज़रूरत है, यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट आ गया है, तो वो अलग से इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो सेक्शन 206 के अंदर या 207 के अंदर जो बुक्स एंड पेपर आप रखे थे या फिर इंक्वायरी किए थे, वो सारा विथ डॉक्यूमेंट सब कुछ हम लोग भेज, यहाँ पे ऑफिसर क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट है सेक्शन 209। अब यहाँ देखो ये 209 का पावर कुछ और है, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस दिखाऊंगा, एकदम छोटा सा डिफरेंट। क्या दिखाऊंगा, देखो जो रजिस्ट्रार का इंस्पेक्टर है ना, किसका इंस्पेक्टर है, रजिस्ट्रार का इंस्पेक्टर है, ठीक है। अब इसके पास मान लो रीजनेबल ग्राउंड, इसको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे बुक्स एंड पेपर, अब ये ग्राउंड्स ना, अगर आपने एमएलए मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ा है तो आपको हमेशा ये सेम डायलॉग चिपकता है हर जगह, सर्च एंड सीज के लिए ये डायलॉग हमेशा चिपकेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर रजिस्ट्रार को लगता है या फिर रजिस्ट्रार या फिर उसके इंस्पेक्टर को लगता है रीजनेबल ग्राउंड, जैसे कि बुक्स पेपर जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे मल्टीलेटेड हो सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, फॉल्सिफाइड हो सकता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जला दोगे, ऐसा ऐसा गंदा काम कर सकते हो, तो वो क्या करेगा, ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट, मिल रहा है वर्ड, स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा, आप उस स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर मांगेगा, सर हमको ऐसा ऐसा काम करना है, हमको ऐसा ऐसा काम करना है।
आप हमको परमिशन दे दो। स्पेशल कोड क्या करेगा, परमिशन दे देगा। अगर एक बार परमिशन दे दिया तो फिर अब आप मतलब जो करना चाहो कर सकते हो। अब हम जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं। नहीं ये नहीं है, एक सेकेंड। टू 21, एक सेकेंड रुक जाए, थोड़ा सा पॉज कर दे इसको। ओके हाँ हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, चलो राइट इधर आ जा। ये देखो सेक्शन 220 है, इसमें ना डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है कि आखिर सेक्शन 220 के अंदर और 209 के अंदर जो यहाँ पे सर्च एंड सीजर है, यहाँ पे भी सर्च एंड सीजर है, सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट बाय इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे भी सीज है और यहाँ पे भी सीज है। आखिर इन दोनों सेक्शन 209 और सेक्शन 220 में अंतर क्या है? सीज में सबसे बड़ा अंतर पता है क्या है? जो स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होता है ना, वो नहीं है। यहाँ पे देखो, जब आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा तो क्या बोला गया है, सबसे पहले इसको स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होगा बुक्स को सीज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, इन्वेस्टिगेशन जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है अपना इंस्पेक्टर को, और इसके लिए अगर इनको स्पेशल कोर्ट के अप्रूवल का ज़रूरत नहीं पड़ता। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंस्पेक्टर अपॉइंट किया है ना तो बात ख़त्म, वो जब भी चाहे प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है, उसका जब मन करेगा। उसको किसी भी कोर्ट के अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एंड दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टाइमिंग का इशू आ जाता है। यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइमिंग सेट कर दिया है कि भैया इतने टाइम के लिए ही आप उस प्रॉपर्टी को सीज रख सकते हो, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस वाले में क्या है, आपको उस ऐसा कोई झोल झमेला नहीं है, आप जितना लंबा समय तक चाहो उतना समय तक सीज कर सकते हो टिल कंप्लीटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कहीं तो होना चाहिए कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। कब तक बुक क्लोज करके अपनी कस्टडी में रख सकते हैं? यहाँ पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया मतलब बड़ा लोग अपॉइंट किया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही अपॉइंट किया है तो दो बात का डिफरेंस है। क्या है, उसको स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए। दूसरा, वो बुक्स एंड पेपर को तब तक रखेगा ना जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म ना हो जाए, बात ख़त्म। दो सबसे बड़ा डिफरेंस। जब आरओसी अपॉइंट किया ना अपना इंस्पेक्टर, तो इसके पास क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल चाहिए बुक को सीज करने के लिए। ठीक है सर। दूसरा, पीरियड ऑफ 180 डेज दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ 180 दिन का आपको टाइम मिलेगा। 180 डेज का ही टाइम है, ये टाइम पीरियड है आरओसी वाले ऑफिसर के लिए बस। तो दो डिफरेंस है जो हमेशा पूछा जाता है सेक्शन 209 एंड 220 में आखिर क्या डिफरेंस है। देन देयर इज अ टू डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस इज जब भी आरओसी का इंस्पेक्टर होगा तो स्पेशल कोर्ट का परमिशन चाहिए फॉर सीजिंग द बुक्स, प्लस 180 डेज तक वो मैक्सिमम सीज कर सकते हैं। अगर उनको ज़रूरत पड़ा तो वो 180 दिन का एक्सटेंशन मांग सकते हैं। देखो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वो 180 दिन का और एक्सटेंशन मांग सकते हैं। लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करके दिया है तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी कोई स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए, कोई टाइमिंग नहीं दिया है कि इतने टाइम, जब तक कंक्लूड ना हो जाए तब तक वो बुक को अपने पास सीज करके रख सकते हैं। कूल, ये सबसे बड़ा डिफरेंस समझ गया 209 और 220 के अंदर, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, तो ये सीज कब करता है, जब उसको लगता है कि कंपनी का जो डिटेल है, डॉक्यूमेंट है, वो चीटिंग हो सकता है, मतलब फॉल्स, ऑल्टर, मल्टीलेटेड, ये सब हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। और अगर आरओसी वाला है तो कोर्ट का, स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल लेगा भैया जी, उसके बाद क्या करेगा, वो 180 दिन के लिए सीज करके रख लेगा। ओके, और अगर और ज़रूरत पड़ा तो 180 दिन के लिए और सीज कर सकता है स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल लेके। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, अब आते हैं सेक्शन 210, इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर ऑफ कंपनी। कंपनी के अफेयर्स के बारे में, अब ये गलत वाला अफेयर्स नहीं है, ये कंपनी का अफेयर्स है। कंपनी का अफेयर्स मतलब देखो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, किसको लग रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी, उसके ओपिनियन में है, टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेशन करना। क्यों लग सकता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को, ऐसे क्यों लग सकता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को रात को सपना आया था? नहीं, सपना नहीं आया था। हम लोग 208 के अंदर एक रिपोर्ट भेजा था ना, आरओसी का जो इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ था, कब इंस्पेक्टर अपॉइंट किया था आरओसी,
ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं कर रहे थे हम लोग इन्वेस्टर्स के, हम लोग फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए बिजनेस चला रहे थे, क्रिएटर्स को डिफ्रॉड कर रहे थे सिर्फ, राइट, हम लोग एक्ट को कंप्लाई नहीं कर रहे थे, ऐसा ऐसा गंदा गंदा काम कर रहे थे। तो वो इंस्पेक्टर पॉइंट क्या था, जो कि अपना रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था, याद करो 208 के अंदर रिपोर्ट भेजा था। अरे भैया अभी तो पढ़े थे यार, कितना शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यही तो भेजा है, देखो 200 कट जा भाई, 208 के अंदर यही तो रिपोर्ट भेजे थे अभी हम लोग यहाँ पे, लो यही तो रिपोर्ट है ना, जो हमारा रिपोर्ट बना था भेजे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये जो रिपोर्ट हम लोग भेजे थे, अगर उस रिपोर्ट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को लग सकता है कि इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, द वर्ड इज इन्वेस्टिगेशन नॉट इंक्वायरी नाउ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अब तो इंक्वायरी करवा ही दिया आरओसी, इन्वेस्टिगेशन करो इसका, बहुत गंदा काम किया ये, तो आरओसी ये क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। क्लियर, पहली बात। दूसरा, स्पेशल रेजोल्यूशन आप खुद ही, आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स खुद ही स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे कि सर हमारी कंपनी में बहुत गंदा गंदा काम हुआ है, आप इन्वेस्टिगेशन करो। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा अगर किस करना चाहिए तो वो कर सकता है, ओके। क्योंकि वर्ड क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन हिज ओपिनियन, मतलब उसके ओपिनियन में अगर उस सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि करना है तो करेगा। क्लियर। नेक्स्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में, अब अगर पब्लिक इंटरेस्ट में उसको लगता है कि ये कंपनी गंदी है, इसका इन्वेस्टिगेशन करता है तो वो कर सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट मैंडेटरी। लेकिन सर कुछ बात है जहाँ पे कंपनी शैल, वर्ड शैल वर्ड दिख रहा है, अगर ट्राइब्यूनल बोल दे, कोर्ट बोल दे कि इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन होगा, देन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, द वर्ड इज सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, देन देयर इज 2 ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अफेयर ऑफ अ कंपनी। क्या क्या है, पहला ग्राउंड्स में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, दूसरा में सेंट्रल गवर्नमेंट शैल। सेंट्रल गवर्नमेंट में कब है, देखो जो हमारा 208 के अंदर जो हमारा आरओसी का ऑफिसर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के को नोटिस रिपोर्ट भेजा था, वो है एक तो ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड क्या है, कंपनी के लोग खुद ही स्पेशलाइजेशन करके बोल रहे हैं सर हमारे ऊपर, मतलब हमारी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। तीसरा ग्राउंड क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं नहीं इसके ऊपर करना चाहिए, तो इन 3 ग्राउंड में सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकता है। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल बोल दे, देखो वेयर द ऑर्डर इज पास्ड, कहाँ से ऑर्डर इज पास्ड बाय द ट्राइब्यूनल, अगर ट्राइब्यूनल ही ऑर्डर पास कर दिया देन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, करना पड़ेगा, ये मजबूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्लियर, एक मिनट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक या एक से ज़्यादा भी इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है, 1 और मोर पर्सन को अपॉइंट कर सकता है। क्लियर। 210, अब देखो ये SFIO वर्ड्स में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब SFIO अपने यहाँ का सबसे बड़ा बॉस है। जब SFIO आता है ना, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, देखो बेसिकली CBI में प्रॉब्लम क्या है, CBI इज़ अ परफेक्ट, ओके, बट ना CBI ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस को देखती है, मीन्स, और फिनांस के फ्रॉड को देखना ना थोड़ा बहुत टफ काम होता है। देखो क्रिमिनल केस ना फिर भी इजी होता है, इसका मर्डर हुआ, उसका वो हुआ, जो भी है, जो भी काम है, किडनैपिंग वगैरह जो भी है, तो वो उसमें थोड़ा इजी होता है, मीन्स इन्वेस्टिगेशन एविडेंस कलेक्ट करना काफ़ी आसान होता है। बट इन केस ऑफ अ फिनेंशियल फ्रॉड बहुत टफ काम हो जाता है फिनेंशियल फ्रॉड को डिटेक्ट करना, क्योंकि इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना। एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे अब डबल एंट्री समझ लो, एक बैलेंस शीट, इजी एग्जांपल, एक बैलेंस शीट के अंदर एक आइटम अगर गलत लिख दो तो बैलेंस शीट नहीं मैच करता। वो एक आइटम खोजने में क्या बैंड बचता है, बच जाता है ना बैंड। तो सोचो एक आइटम खोजने के लिए वो हालत हो जाता है कि कहाँ पे गड़बड़ है, नहीं मिल रहा है। तो अगर कंपनी में बड़ा बड़ा फ्रॉड हुआ है तो वो क्या डिटेक्ट होगा इतना आसानी से। तो जब कंपनी में बड़ा फ्रॉड होता है ना, बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल का काम होता है ना, तो उस SFIO को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि जाके इस कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करो। ओके, SFIO के बोलते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सेक्शन 211 के अंदर SFIO बना है, पावर नहीं है, SFIO बनाया गया है 211 के अंदर। अभी 212 भी देखेंगे। सेक्शन 211 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, बनाता है इसको SFIO को बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर देखो बहुत हाई फाई एक्सपर्ट्स हैं, दिख रहा है सब लोग भर गए हैं इसके अंदर, एकदम टॉप क्लास के लोग। अरे भाई तभी तो वो एक्सपर्टीज़ आ पाएगा ना, तभी तो वो अच्छे से डिटेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 212। अब ये 212 इन्वेस्टिगेशन, SFIO बना कैसे था, अरे SFIO पैदा हुआ था 211 नंबर सेक्शन में, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वो करता है 212 नंबर सेक्शन में। दोनों में अंतर है, उसमें वो सिर्फ बना है, उसको
जीवन मिला है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने का जो पावर है वो सेक्शन 212 के अंदर है। ओके, चलो सेक्शन 212 के अंदर क्या बोला गया है, विदाउट प्रेजुडिस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 210। अब 210 के अंदर क्या बोला गया था, देख लो, इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर ऑफ अ कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करवा सकता है। बेसिकली हम लोग दो टाइप के ग्राउंड पढ़े थे, एक में कम सेंट्रल गवर्नमेंट में था, एक में सेंट्रल गवर्नमेंट शायल था। में किस में था, 3 बात में था। कौन कौन से बात में था, अगर हम लोग खुद ही स्पेशलाइजेशन पास करके बोल देते हैं कि हमारे ऊपर करवाओ, ठीक है, या फिर अगर वो 208 के अंदर जो रिपोर्ट भेजे थे उसके अंदर लगता है कि उसको करवा देना चाहिए, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में लगता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट अगर कोर्ट ऑर्डर पास कराया तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल। क्लियर, सॉरी ये क्या खुल गया, कट जाओ, ये क्या है, बंद हो जाओ। नेक्स्ट, ठीक है, एसएफआईओ के पास ये केस कब जाएगा, एसएफआईओ के पास कोई भी केस, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कब जाएगा। देखो, अगर कोई भी रिपोर्ट जो 208 के अंदर रिपोर्ट मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट को, 208 जो आरओसी ही रिपोर्ट भेजा था, आरओसी का जो इंस्पेक्टर था वो जो रिपोर्ट भेजा था, और डिटेल में बोले तो आरओसी का जो इंस्पेक्टर था वो 3 ग्राउंड के ऊपर अपॉइंट हुआ था। कौन कौन से ग्राउंड थे, कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस नहीं किया जा रहा है, कंपनी फ्रॉडुलेंट पर्पस के लिए है, या फिर कंपनी लॉ को कंप्लायंस नहीं कर रही है। इन 3 ग्राउंड में अगर कुछ कर रहे हो तो वो इंस्पेक्टर को अपॉइंट किए थे इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी करने के बाद एक रिपोर्ट बनाया था, इंक्वायरी करने के बाद ऑफिसर ने वो रिपोर्ट आरओसी को भी दिया, वही रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिला था। उसी रिपोर्ट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट या तो अपने किसी सेक्शन 210 के अंदर किसी नॉर्मल ऑफिसर को दे देगी कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करो, या तो सेक्शन 212 के अंदर एसएफआईओ को दे देगी कंपनी के ऑफिसर, कंपनी के इस कारण को इन्वेस्टिगेट करो। क्लियर, नेक्स्ट, ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ, एक मिनट, हाँ 208 के अंदर का रिपोर्ट हम बता दिए, बहुत लंबा कहानी भी बोला यार। नेक्स्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है, कंपनी खुद ही पास करके बोला है कि सर हमारे कंपनी के अंदर, वही सेम ग्राउंड से होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये खुद ही अपॉइंट, मतलब कंपनी खुद ही रेजोल्यूशन पास करके बोला कि बहुत सीरियस लेवल का फ्रॉड है सर, आप एसएफआईओ से करो, या फिर नॉर्मली हम कंपनी है, हमारे शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, एक रेजोल्यूशन पास करके बोलेंगे कि सर हमारे कंपनी में गड़बड़ हो रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन कराओ। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि बहुत सीरियस फ्रॉड है तो वो एसएफआईओ को दे सकता है, बोला सीरियस फ्रॉड नहीं है, ठीक फ्रॉड है, जो भी ये फ्रॉड है तो सेक्शन 210 के अंदर किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट करके दे सकता है। ओके, नेक्स्ट, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है तो भी कर सकता है। अब बड़ा पब्लिक, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ पब्लिक को इफेक्ट होने वाला है तो एसएफआईओ को केस देगा। कुछ लोगों को इफेक्ट कर रहा है तो वो नॉर्मल किसी मतलब नॉर्मल जो इंस्पेक्टर पॉइंट कर रहा है उसको दे देगा, जनरल या फिर स्पेशल पावर के साथ। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ये लोग अगर ऑर्डर रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बोलते हैं कि ये जो मैटर है ना, रिक्वेस्ट कहाँ से आ रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मैटर सर एसएफआईओ से ही इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है जाओ कर लो इन्वेस्टिगेशन, ये लोग करेंगे। ठीक है, एक बार एसएफआईओ ऑफिस उस केस को अपने हैंड कंट्रोल में लिया ना, उसके बाद जितनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो सारे के सारे काम करना बंद कर देंगे, ये देख लो। ठीक है, एक बार, ठीक है, जो भी इनिशिएट हो चुका है शैल नॉट प्रोसीड फर्दर। अगर कोई भी पुरानी, कोई भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, चाहे एमसीए के ऑफिसर हो, चाहे आरओसी के ऑफिसर हो, चाहे तुम्हारे ऑफिसर हो, चाहे हमारे ऑफिसर हो, किसी के भी ऑफिसर होंगे, वो सब के सब वहीं के वहीं बैठ जाएंगे जैसे ही एसएफआईओ चार्ज ले लेगा, क्योंकि एसएफआईओ के पास सबसे ज़्यादा पावर है। सीबीआई तक अगर इन्वेस्टिगेशन करिए तो वो भी चुपचाप सारा इन्फॉर्मेशन एसएफआईओ को दे देगी और चुपचाप अपने घर चल जाएगी झोला उठा के। क्लियर, वेयर इन्वेस्टिगेशन अगर चल रहा है कंपनी के ऊपर, हैज़ बीन असाइन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द एसएफआईओ को एक बार दे दिया गया। देखो यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है, इट शैल बी कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, कैसे करेंगे, जो भी तरीका बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अब इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका इसमें रूल्स में प्रोवाइड किया जाता है, तो फिलहाल हम लोग रूल नहीं पढ़ने वाला है। डायरेक्टर एसएफआईओ ऑफिसर शैल कॉज, अगर मान लो कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, अफेयर ऑफ अ कंपनी टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हु शैल पावर ऑफ इंस्पेक्ट अंडर सेक्शन 217। अब सिंपल सी बात है, जो डायरेक्टर है एसएफआईओ का, अगर उसको लगता है कंपनी के अफेयर्स का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है बाई इन्वेस्टिंग ऑफिसर, सिंपल सी बात, यहाँ पे भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंस्पेक्टर, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट एसएफआईओ को अपॉइंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट एसएफआईओ को बनाया था 211 के अंदर, 212 के अंदर एसएफआईओ के हम लोग पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एसएफआईओ किस ग्राउंड पे, ये ग्राउंड के ऊपर एसएफआईओ क्या कर सकता है,
एसएफआईओ को सेंट्रल गवर्नमेंट केस दे सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, the company and its officer and employee who are or have been an employment of a company shall be responsible to provide all information। अब कंपनी के आप आज नहीं बट पहले एम्प्लॉय थे और उसी टाइम का हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो हम आपको बुलवाएंगे, आइए चुपचाप इन्फॉर्मेशन दीजिए, वरना हम आके आपको उठवा के ले आएंगे। समझ में आया बात? ओके। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम तो अब कंपनी छोड़ दिए हैं, 5 साल पहले का फ्रॉड था, 5 साल पहले आप कंपनी में थे, हाँ थे, तो आ जाओ, आओ आओ इन्फॉर्मेशन दो चुपचाप। ठीक है। एक बार अगर आप कुछ गंदे घोटाले काम में फंस गए जिसके अंदर 447 आपके ऊपर लग गया, तो सिंपल सी बात है, आपको बेल तो नहीं मिलने वाला। अब बेल कैसे मिलता है? देखो, दो टाइप के हम लोग का ऑफेंस होते हैं, एक होते कॉग्निजिबल ऑफेंस, एक होते नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस, बेसिकली बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो जितने भी कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं वो बेसिकली हमारे होते हैं नॉन बेलेबल, जो नॉन कॉग्निजिबल होते हैं वो होते हैं हमारे बेलेबल। थोड़ा उल्टा है नॉन वाला बात। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस अगर आप कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको बेल नहीं मिलेगा। ओके, कॉग्निजिबल ऑफेंस में बेल नहीं मिलेगा। तो बेल अगर आप फिर भी चाहिए तो कैसे मिलेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है कंपनी, मतलब कोर्ट के अंदर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोला जाएगा कि इस इंसान को, अब देखो सिंपल सी, ये पूरा कोर्ट को इमेजिन करो, यहाँ पे एक जज साहब बैठे होंगे, यहाँ पे कंपनी का, यहाँ पे एक कैदी बैठा है, यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। ठीक है। इसका वकील, ये जो कैदी है, इसका वकील क्या बोलेगा? सर मेरे मुवक्किल को छोड़ दीजिए, ये बेचारा क्या ही कर सकता है, मक्खी तक नहीं मार सकता सर, ये क्या गंदा काम करेगा। ओके। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेगा सर ये मक्खी नहीं मार सकता लेकिन फ्रॉड ज़रूर कर सकता है, ये गंदा इंसान बाहर निकलते ही सारा डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो अपोज करे। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात सुनने के बाद हमको लगता है, दैट इज कोर्ट को लगता है कि हाँ इस इंसान को जेल में रहना चाहिए, तो बेल ग्रांट नहीं होगा। अगर लगता है कि इसको माफ़ कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बेल पर जाने दो, बाहर रह के भी कुछ नहीं कर पाएगा ये, तो इसको बेल दे सकते हैं। यहाँ तक कूल। चलो देखो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सबसे पहले हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं, आके बताओ अपने बात को। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दिया, वो बोला, उसके बाद भी लगता है कि यार कोई बात नहीं है इसमें, कुछ वो कर नहीं सकता है जब वो बाहर रहेगा तो भी, तो उसको बेल दिया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो 16 ईयर से कम है, कोई वुमन है या फिर सिक है, बीमार है, तो उसको हम लोग स्पेशल कोर्ट बेल पर रिलीज कर सकता है। ठीक है। अब ये अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ा था। इफ़ एनी ऑफिसर नॉट बिलो रैंक असिस्टेंट डायरेक्टर एसएफआईओ ऑथोराइज इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जनरल और स्पेशल ऑर्डर हैज़ बिन। अब जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के थ्रू ये लोग अपॉइंट ही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई खास अब इधर का पॉइंट है नहीं। ठीक है। देखो, द ऑफिसर ऑथराइज इन सेक्शन 8 साल इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट सच पर्सन। अगर किसी भी पर्सन को आप अरेस्ट करते हो तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डे, दैट इज़ 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुंचना पड़ता है, राइट, पीसी करना पड़ता है। और अब तो जो भी केसेस होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे? स्पेशल कोर्ट में जाएंगे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। बेसिकली अब हमारे पास स्पेशल कोर्ट आ चुका है, तो स्पेशल कोर्ट में ही जो भी केसेस होते हैं वो जाता है। ओके। अब कोई भी केस सिविल कोर्ट में नहीं जाता है। सब सेक्शन 12। हाँ, अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एसएफआईओ एक रिपोर्ट बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देगा अपना रिपोर्ट। ठीक है, ये एक अच्छा पॉइंट था। अब यहाँ पे कोई खास पॉइंट नहीं है, अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ा हुआ है, बट ये हमारे उतने खास काम का नहीं है। रीज़न बता देखो, वेयर कोई रिपोर्ट जो भी हम लोग भेज रहे हैं, एसएफआईओ रिपोर्ट भेज रही है, ठीक है, फ्रॉड हैज़ टेकन, कि फ्रॉड हुआ है कंपनी के अंदर, तो उसके डायरेक्टर के एमपी ऑफिसर जो भी लोग हैं उन सभी हैज़ अंडरटेक, जो भी अपना एडवांटेज वगैरह लिए हैं, बस उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ छीन छान सकते हैं, पैसा मतलब पर्सनल लाइबल कर सकते हैं विदाउट मेकिंग एनी लिमिटेशन। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि लाइबिलिटी लिमिट होती है कंपनी की। अगर हमको पता चलता है कंपनी में फ्रॉड हुआ है तो क्या बोलेंगे, तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, मतलब अब तुम्हारी लाइबिलिटी सिर्फ शेयर होल्डिंग तक नहीं है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सीज कर लेंगे इस कंपनी के लिक्विडेशन में। क्लियर बात? बस यही एक नया वर्ड जोड़ा गया था, मतलब बहुत ही जालिम वर्ड था ये। कब जोड़ा गया था बता रहा हूँ, 14A है ना।
6 नंबर पॉइंट है, 4 5 6। इंसर्टेड इन अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2019 में ये अमेंडमेंट एक्ट 31 जुलाई 2019 से ये आ गया था, ठीक है, सेकेंड ऑर्डिनेंस के बाद आई थिंक, राइट। तो जैसे ही आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल को बोल सकता है कि सर एक काम करो, इन लोगों का जो भी, ये लोग तो कंपनी के अंदर फ्रॉड किए हैं, इनके लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर दो, सब कुछ के लिए इनको लाइबल कर दो, इनकी पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी हम बिकवा दें। क्लियर? चलो, अब इसके बाद कुछ खास पॉइंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड कर सकते हो आप, ओके, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर कुछ पॉइंट छूट जाए तो प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना एक बार, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, उसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इनटू द कंपनीज अफेयर्स इन द ऑड, एक मिनट, ये क्या है, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन टू द कंपनीज अफेयर इन अदर केसेस, अच्छा अदर केसेस, नो नोटिफिकेशन। अब कंपनी के अफेयर्स के बारे में हम लोग क्या क्या राउंड पढ़े थे, कंपनी के अफेयर के बारे में कब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते भाई, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम लोग 2 टाइप के ग्राउंड पढ़े थे। पहला ग्राउंड एक तो पढ़े थे एसआर पास कर लिया, खुद के लोग, कंपनी के ही लोग धोखेबाज निकले। दूसरा क्या पढ़े थे, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। तीसरा क्या पढ़े थे कि जो 208 के अंदर इंस्पेक्टर रिपोर्ट भेजा था, राइट, आरओसी वाला इंस्पेक्टर। अब 213, इन सभी चीज़ के अलावा, इन लोग के अलावा और कौन कौन से ग्राउंड, इन्हीं अदर केसेस पे भी हम क्या अफेयर्स पे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो हाँ, अगर ट्राइब्यूनल को लगता है, अब पॉइंट नया चेंजेस आ गया है। पॉइंट क्या है, अगर ट्राइब्यूनल को लगता है, किसको, एक्टिव हो जाओ भाई, एकदम एक्टिव, बिना एक्टिव हुए अगर ये चीज़ सुन रहे हो ना तो तुम बेहोश हो जाओगे, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला सुनकर। अगर ट्राइब्यूनल को लग रहा है, किसको, इफ़ ट्राइब्यूनल को लग रहा है ऑन एप्लीकेशन मेड बाई, कितना लोग एप्लीकेशन किया, वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट लेस देन 100 मेंबर और मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, 100 या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, कितना लोग किया है, 100 या 1/10 लोग अगर अप्लाई कर रहा है एनसीएलटी के पास, ठीक है, नॉट लेस देन 1/5, अगर कंपनी के पास शेयर ही नहीं है यार तो क्या करेंगे, कंपनी के पास शेयर ही नहीं है तो 1/5 ऑफ पर्सन, जितने भी वोटिंग वाले लोग हैं, ठीक है, एविडेंस के साथ, ओके, अपना प्रॉपर एविडेंस वगैरह के साथ वो क्या करेंगे, दे देंगे कि भैया देखो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करो, इस ये प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है। एप्लीकेशन करने के बाद, ऑन एप्लीकेशन मेड बाय इट बाय अदर पर्सन और अदरवाइज इफ इट सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांस सेटिस्फाइड सजेस्टिंग दैट, अगर सारा कुछ एप्लीकेशन करने के बाद अगर सर्कमस्टांस ऐसा लग रहा है कि, क्या लग रहा है भाई, कि जो बिजनेस है यहाँ पे डिफ्रॉड, क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए चलाया जा रहा है, अनलॉफुल पर्पस के लिए चला रहा है, बहुत गंदा काम के लिए चलाया जा रहा है, क्लियर। तो फिर जो भी इस गंदे काम में है ना, देखो सबका गिल्टी होगा फ्रॉड, मिसकंडक्ट के लिए, पहला तो। दूसरा, मेंबर ऑफ अ कंपनी हैज़ बीन, जो भी जिसके पास भी इंफॉर्मेशन था वो सब लोग लाइबल कर दो, ठीक है, और उनके ऊपर 447 भी लगा देना है, ये देखो 447 भी सबके ऊपर चिपक जाएगा, ओके। अगर इन्वेस्टिगेशन से लगता है कि ये लोग गलत काम किया है सच में, तो चुपचाप वो लोग के ऊपर 447 के लिए वो लोग लाइबल हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो सिक्योरिटी है, इस वर्ड का क्या मतलब बनता है, सिंपल सी बात समझिए, वेयर एन इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन परसुएंट ऑफ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 210, सेक्शन 210 में फटाक से दिमाग को लेके जाओ, 210 के अंदर क्या था, 210 के अंदर क्या था, 210 के अंदर 3 बातें थी सर। पहली, एसआर आप खुद पास किए हो, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट में, तीसरा जो 208 के अंदर रिपोर्ट आया था, राइट, और परसुएंस। अब यहाँ पे क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 आया है, अब देखो क्लॉज बी में जाके देखते हैं क्या है, क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 क्या है, अगर आप एसआर पास करके दे रहे हो, सबसे पहली बात सिंपल, 210 के क्लॉज बी के अंदर, मतलब अगर आप एसआर पास करके इन्वेस्टिगेशन करने बोल रहे हो तो सबसे पहला ग्राउंड, एसआर पास करके इन्वेस्टिगेशन करने बोल रहे हो तो ठीक है। दूसरा ग्राउंड, अंडर सेक्शन 213, इन्वेस्टिगेशन टू द कंपनी का अफेयर इन एनी अदर केसेस, जहाँ पे हम लोग का नॉट लेस देन 100 मेंबर लोग अप्लाई कर रहे थे, या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर अप्लाई कर रहे थे, या फिर 1/5 ऑफ टोटल वोटिंग पावर वाले लोग अप्लाई कर रहे थे, ये लोग जब अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो, पहला हम लोग देख लिए सर कि जो एसआर पास करके आप लोग अप्लाई किए थे। दूसरा हमने देख लिया कि यहाँ के जो लोग हैं हमारे कंपनी के ही, जो मतलब
कंपनी के लोग अदर केसेस कब 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 कर रहे थे, बेसिकली 1/10 या फिर 100, ठीक है, या फिर 1/5 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, अगर ये लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ओके। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर अपॉइंटिंग एन इन्वेस्टिगेटर अंडर सेक्शन 3 और 210, और ये SFIO वाले थे बेसिकली, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करने से पहले वो क्या बोलेगा, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट 25,000 रुपया पहले जमा करो। सेंट्रल गवर्नमेंट 25,000 रुपया मांग सकता है। कब मांग सकता है? 2 जगह मांग सकता है। अगर आपने SR इन GM पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि सर इन्वेस्टिगेशन करो, या फिर आपकी कंपनी ने 1/10 और 100, ठीक है, 1/10 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल और 100, ठीक है, मेंबर्स, या फिर अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल ही नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल जो भी वोटिंग पावर्स है जिनके पास, उन लोग अगर वो लोग अप्लाई कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो भी इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन का खर्चा कैसे होगा? 25,000 रुपया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले मांग सकता है। ऑफिसर अपॉइंट करने से पहले ही बोलेगा कि 25,000 रुपया हमको दो। ठीक है सर, पैसा तो दे ही देंगे हम, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे देखो सेक्शन 15, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट को आप इंस्पेक्टर के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते हो। एज सिंपल सी बात है भाई, कंपनी के बॉडी कॉर्पोरेट को तो अपॉइंट नहीं कर सकते हो। ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, कंपनी के ओनरशिप के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होता है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नज़र है। रीज़न है ना कि आज के डेट पे क्या है ना, रियल ओनर कोई और होता है, बेनिफिशियल ओनर कोई और होता है। रियल ओनर और बेनिफिशियल ओनर में क्या अंतर है? एक इंसान को हम ओनर बना देते हैं कि ये ही इज़ दैट पर्सन इज़ द ओनर, मेन ओनर, ही इज़ द मेन मालिक। उसके बगल वाले को बना देते हैं कि ये मेन मालिक नहीं रहेगा, मतलब सिर्फ सामने दिख रहा है कि हाँ ये डायरेक्टर है, सारा शेयर इसके ऊपर है, लेकिन सारा कंट्रोल कौन चलाता है? हम चलाते हैं। तो अब ऐसा कुछ अगर चल रहा है वेयर इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए, ओके, तो क्या करेगा वो? ये किस लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसको आखिर जानना है कि आखिर यहाँ पे फिनेंशियली इंटरेस्टेड कौन है, आखिर असली में किसको इस कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है एक्चुअली में। क्या क्या बोला गया है? 2 बातें। सबसे पहली, कंपनी की फिनेंशियल इंटरेस्ट किसके पास है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन है उस कंपनी से। दूसरा, कंट्रोल किसके पास है, मटेरियलिटी इन्फ्लुएंस पॉलिसी, मतलब बड़े बड़े पावर को करने का, बड़े बड़े काम को करने का पावर किसके पास है, जो मेन बुद्धि है ना वो किसके पास है वो, ठीक है। हु हैड बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दिस शेयर। अब बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि नाम किसी और का, काम किसी और का, ओके। मेरी एक गाड़ी है 50 करोड़ की, हम अपने ड्राइवर को दे दिए उसके नाम पे। क्या वो ड्राइवर का खुद का गाड़ी है? नहीं। किसका गाड़ी है? मेरा गाड़ी। घूमेगा कौन? हम। जाएंगे कहीं कौन? हम। ड्राइवर क्या करेगा? हमको बैठा के घुमाएगा, ओके। तो आप सरकार को क्या जानना है कि आखिर ये गाड़ी है किसका? हम तो बोल दिए ड्राइवर का है, बट गवर्नमेंट क्या करिए, वो चेक करिए, आखिर अंदर घुस के देख तो असली में इसका बेनिफिट किसको हो रहा है? हमको। असली में इसका फ़ायदा कौन उठ रहा है? हम। हु इज़ द रियल ओनर? बेनिफिशियल ओनर बेसिकली हम लोग दिख के, हम साइड से छुप के दिख रहा है। तो इन सभी ग्राउंड के अंदर क्या करने वाले हैं, वो बोल सकता है कि ओनरशिप के बारे में हमको बताओ, कंपनी का ओनर कौन है, ठीक है। और एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट 1 और मोर, एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है, बोल सकते हैं कि भाई जाओ इंस्पेक्ट करो, ठीक है। और अगर इंस्पेक्टर आएगा तो उसके पावर्स भी होंगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन भी देना होगा, ओके। इंस्पेक्शन का प्रोसीजर बताया गया है, इस प्रोसीजर को हम लोग डील नहीं करेंगे, रीज़न है कि कोई खास पॉइंट है नहीं इसके अंदर। ये एक सेकंड, मेरे पास बेयर एक्ट मैं एक बार देख लेता हूँ, राइट। ये सेक्शन 217, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया गया। अब ये प्रोसीजर पढ़ने का अगर आपको मन करे तो आप अकेले में एकदम चुप चुप के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ से कुछ खास काम का नहीं है, बिकॉज वो हो रहा है कैसे, एग्जैक्ट कैसे हो रहा है वो बताया गया, और इसको बताने में एक बिना मतलब का सर दुखेगा और कुछ काम का होगा नहीं, आप पढ़ोगे नहीं और पढ़ते पढ़ते आप बेहोश हो जाओगे, इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसके एम्प्लॉय को भी तो प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा ना, एम्प्लॉय को तो बचाना पड़ेगा। ऐसा थोड़े कि एम्प्लॉय को बोल दे कि नहीं भाई हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है, अब दिख रहा है आई थिंक। चलो, सेक्शन 218 के अंदर क्या बोला गया है कि कंपनी के एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्ट करना होगा जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, नॉटविथस्टैंडिंग कुछ भी लिखा हो बाकी एड के अंदर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और फेयर ऑफ अ कंपनी और
जो भी चल रहा है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर, चाहे 210 के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, 212 के अंदर SFIU का चल रहा हो, 213 के अंदर NCLT का चल रहा हो, 219 के अंदर भी एक इन्वेस्टिगेशन था, पावर टू इंस्पेक्ट अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनी के बारे में था, ठीक है, या फिर 219 के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, ऑफ द कंपनी, इस केस में, किसी भी केस में एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एम्प्लॉय को आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते। एम्प्लॉय को डिस्चार्ज करने से पहले, सस्पेंड करने से पहले, रिमूव करने से पहले, उसके एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस लाने से पहले आपको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं। क्लियर? वरना खुद सोचो, अगर कोई एम्प्लॉय ही आपका चुगली किया हो तो उसको तो पहले निकालने के लिए दौड़ जाओगे, तो क्या वो कभी चुगली करेगा? नहीं करेगा, सिंपल, राइट। If the company, body, corporate, or a person concerned does not receive within 30 days from the making of application the approval of a tribunal, then then and only then the company and body corporate or a person concerned may proceed against the employee in the act proceed. मतलब अगर तुम्हारी कंपनी में तुमको एम्प्लॉय को निकालना है तो तुम एप्लीकेशन करोगे अब NCLT को। NCLT अगर कोई रिप्लाई नहीं देता है 30 दिन तक तो तुमको जो करना है कर लो। अगर NCLT बोल देता है तो फिर वो जो डायरेक्शन दिया है उसी को पालन करो, ठीक है। अब पालन नहीं करोगे तो फाइन वाइन लग जाएगा और क्या। पावर ऑफ इंस्पेक्टर कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन टू द अफेयर ऑफ अ कंपनी, रिलेटेड कंपनी। अब आपकी कंपनी के अंदर तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि आप गंदे हो, लेकिन आपके रिलेटेड कंपनी, अब रिलेटेड कंपनी मतलब आपसे रिलेटेड कंपनी, आपकी सब्सिडरी, आपकी एसोसिएट, आपकी होल्डिंग, इन सभी कंपनी के, आपकी रिलेटेड कंपनियों की भी इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं। अगर एक बार जो इंस्पेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रहा है ना अंडर सेक्शन 210 या फिर 212 के अंदर SFIU था या फिर 219 तो ये खुद ही है, अगर वो अपॉइंट हो रहा है तो वो आपकी कंपनी का तो इन्वेस्टिगेशन करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ अगर उसको लगा तो वो रिलेटेड कंपनियों का भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उनसे भी, डायरेक्टर से भी पूछताछ कर सकता है। क्योंकि बेसिकली जो भी रिलेटेड कंपनी होती है तो रिलेटेड कंपनी क्या करेगी ना, ये कंपनी अपने शेयर्स को बचाने के लिए उसको दे देगी, वो उसको दे देगी, इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपस में कर लेंगे लोग ना कि अब खोजने वाला खोज से जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन शुरू कहाँ से हुआ है, ख़त्म कहाँ हुआ है, सर दुख जाएगा, राइट। नेक्स्ट 20 सर्च। अब सेक्शन 220 का हम लोग देख ही चुके हैं, सीज ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर पॉइंट हो रहा है, ठीक है, और अगर उसको लगता है कि कंपनी का डॉक्यूमेंट डिलीट हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, तो वो किसी भी जगह पे घुस सकता है, कोई भी बुक को अपने कस्टडी में रख सकता है, किसी भी कोर्ट का अप्रूवल नहीं चाहिए। कब तक अपने कस्टडी में रखेंगे? जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए, कंक्लूड ना हो जाए पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन, तब तक वो प्रॉपर्टी को, वो बुक्स को सीज करके रखेगा, नहीं देगा। ROC अपॉइंट करता है तो उसके पास 180 दिन का टाइम है और फर्दर 180 दिन का टाइम मिलेगा, प्लस सीज करने से पहले भी स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल चाहिए होता है, राइट। चलो 220 तक हम लोग पहुंच गए हैं और 9 सेक्शन है बस, ओके। फ्रीजिंग ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी। अब मान लो कंपनी की कोई एसेट है, जिस कंपनी को, अब कंपनी की कोई मशीन है तो क्या मशीन को उठा के लेके आएंगे? नहीं। कंपनी कोई लैंड है तो क्या लैंड, ज़मीन को उठा के लेके आएंगे अपने घर? नहीं। तो उस प्रॉपर्टी को फ्रीज कर देंगे, बोलेंगे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ही नहीं होगी किसी को, ख़त्म बात, ठीक है। वो प्रॉपर्टी रहेगी कंपनी की लेकिन वो फ्रीज रहेगी, वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, ट्रांसफ़र करने का पावर छीन लेंगे हम, पॉसिबल है। अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि सेंट्रल मतलब इफ़ व्हेन इट अपीयर्स टू द ट्राइब्यूनल ऑन रेफरेंस मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द कनेक्शन विद एनी इंक्वायरी ऑन इन्वेस्टिगेशन टू अफेयर ऑफ कंपनी, इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ है, जो भी सारा काम करने के बाद अगर लगता है उसको ये प्रॉपर्टी को सीज करना ज़रूरी है, तो वो प्रॉपर्टी को फ्रीज करना ज़रूरी है। क्योंकि सीज क्या कर सकते हैं, मान लो कंपनी के पास ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम डॉक्यूमेंट्स को अपने पास उठा के ऐसे मोड़ के लेके घर चले जाएंगे, लेकिन कंपनी के पास ये पूरा ज़मीन है, क्या करेंगे? ज़मीन को उठा के लेके जाएंगे। कंपनी ज़मीन बेच के भाग गया तो बोलेंगे ये प्रॉपर्टी फ्रीज रहेगा, ये प्रॉपर्टी में ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर ट्रांजेक्शन किए तो देख लो, यहाँ पे कुछ भी करने का कोशिश किए तो बहुत अच्छा फ़ाइन है, देख लो, बहुत लंबा चौड़ा फ़ाइन लग जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन अपॉन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पे भी जैसे प्रॉपर्टी को सीज कर देना, वैसे सिक्योरिटी को भी हम फ्रीज कर देंगे। मतलब ना उस
प्रॉपर्टी को आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, मतलब किसी को बेच या खरीद नहीं सकते हो, रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। क्यों? इफ़ एनी पर्सन, मान लो ट्राइब्यूनल को लग रहा है, अगर ट्राइब्यूनल को ऐसा लगता है, ठीक है, इन कनेक्शन विद एनी इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, अगर उसको लगता है, ये बेसिकली 216 के अंदर क्या था, बेनिफिशियल ओनर वाला था, ठीक है। बेनिफिशियल ओनर, असली ओनर कौन है ये हमको पता लगाना है कंपनी का। कंपनी का असली ओनर पता लगाने के लिए जब हम गए ना, तो देखिए वो लोग अपना ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया, फटाफट आपस में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। हम बोले रुको 1 मिनट, बर्दाश्त, 1 मिनट रुको, ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, तुम लोग अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब जब अब अपनी शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो अब हम आराम से पता लगा लेंगे कि असली बेनिफिट कौन है उठा रहा है चोरी चोरी, ठीक है। लेकिन वो जो सीज होगा ना, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, ठीक है। द ट्राइब्यूनल मे बाई ऑर्डर डायरेक्ट सच सिक्योरिटी शैल बी सब्जेक्ट टू सच रेस्ट्रिक्शन एज डीम फिट फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। मैक्सिमम 3 साल के लिए उस प्रॉपर्टी को हम सीज कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट पेज। अब आता है इंस्पेक्टर रिपोर्ट। इंस्पेक्टर रिपोर्ट यहाँ पे कुछ खास पॉइंट नहीं है, बस छोटा सा पॉइंट है। इंस्पेक्टर जो अपॉइंट हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जहाँ भी अपॉइंट हुआ है, वो लोग अपना अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, ठीक है। सेल इंटरिम, एक इंटरिम रिपोर्ट बनाएंगे, वो रिपोर्ट भी देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे, वो फाइनल रिपोर्ट भी देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। कोई खास बात नहीं था। जो भी कॉपी ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, मे बी ऑब्टेन बाई मेंबर, क्रेडिटर, जो भी कंपनी से लोग हैं वो लोग भी मांग सकते हैं कि सर दिखाओ ना एक बार क्या क्या रिपोर्ट था, कितना गंदा इंसान था वो। एक्शन टू बी टेकन इन परसुएंट ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट। अब जो इंस्पेक्टर का रिपोर्ट बना था अभी, उसके बेसिस पे हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। इफ़ द फॉर्म ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट मेड अंडर सेक्शन 200, जो भी इंस्पेक्टर रिपोर्ट बना था, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि that any person has in relation to the company or in relation to any of the body corporate such other person whose affairs has been investigation under this chapter, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जिस इंसान का रिपोर्ट बना है ना, वो इंसान गिल्टी है इस क्राइम के अंदर, इस चीज़ के अंदर गिल्टी फंसा है वो इंसान, ठीक है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट कर सकती है उसको। सिंपल सी बात है, उसको प्रोसिक्यूट तो करना होगा ना, कोर्ट तो लेके जाना होगा, तो कोर्ट लेके कौन जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके जाएगी, प्रोसिक्यूट कर सकती है, ठीक है। इफ़ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लाइबल वुड बी वाउंड अप, अगर कोई कंपनी इस कांड खराब में फंसी हुई है तो उसको वाइंड अप कर देंगे, या फिर आईबीसी में लेके चले जाओ उसको, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जो चीज़ जैसा लगे वैसा वो कर सकता है। और कुछ खास पॉइंट नहीं है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही प्रोसीड कर सकता है कि इस कंपनी को उड़ा दो, नाम हटा दो, वाइंड अप कर दो, बोल सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं हम। एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई भी द एक्सपेंसेस ऑफ एंड incidental to the investigation by the investigator appointed by the central government, जो भी investigating officer central government appoint किया है under this chapter, this chapter other than the expenses incurred under section 214 का छोड़ दो फिलहाल, ठीक है, shall be deferred इन द फर्स्ट। सबसे पहले कौन बियर करेगा, जो भी खर्चा है ना, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बियर करेगा, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बियर कर रहा है। वो जो पहले अभी खर्चा पड़ा था ना, वो अप्लाई करने के लिए है। जब अप्लाई कर रहे हो ना, तब सिक्योरिटी डिपॉजिट करो। लेकिन क्या 25,000 रुपये में कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा? वो जितने ऑफिसर्स हैं ना, उनका खर्चा ही 25,000 हो जाएगा आई थिंक। तो आप 25,000 में इन्वेस्टिगेशन नहीं करा पाओगे, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगे सिर्फ 25,000 रुपया मैक्सिमम वो भी, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो भी लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख खर्चा हो रहा है, वो सारा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट पहले खुद बियर करेगी। उसके बाद जो इंसान इस कांड करावा के अंदर गलत पकड़ा गया, उससे वो सारा पैसा वसूलेगी। चल निकाल पैसा, मेरा पैसा निकाल तुम, ठीक है। नेक्स्ट, वॉलंटरी वाइंड अप ऑफ अ कंपनी नॉट स्टॉप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग। अब अगर मान लो आप क्या कर रहे हो, आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग, आपकी गंदी कंपनी के ऊपर एक प्रोसीडिंग चलने लगी, मना किया था ना एक कंपनी के ऊपर, आप मतलब आप नहीं यार, मेरे शो मतलब जो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, आपका बात नहीं कर रहा, किसी और का बात कर रहा, इन लोगों की बात कर रहा, ये दीवार, ये पंखा, इनकी बात। मान लो आपकी कंपनी में बहुत गंदा काम हो रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीडिंग चलती रहेगी। मतलब आप सोचो क्या,
कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अच्छा अच्छा हम कंपनी को वाइंड अप कर देते हैं, कंपनी को ख़त्म कर दी। जैसे ही कंपनी को वाइंड अप कर दिए उसके बाद भी वो कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप, आप खुद से वाइंडिंग अप के लिए जा रहे हो, कभी भी प्रोसीडिंग को नहीं रोकेगा इन्वेस्टिगेशन के। इन्वेस्टिगेशन तो होके रहेगा, रिपोर्ट तो आएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट, लीगल एडवाइज़र, बैंकर्स। देखो वकील को सब पता होता है कि उसका जो मुवक्किल है, उसका जो क्लाइंट है वो चोर है कि मर्डरर है, उसको सब पता है। लेकिन कभी सुना है कभी को सर ये वकील सब जानता है, इसी को कटघरे में खड़ा करा के बुलवा दो? नहीं, बिकॉज उनके पास पावर्स हैं कि भैया वो कभी भी खुद कोर्ट में गवाही नहीं देंगे और उसकी गवाही एक्सेप्टेबल भी नहीं है एज़ पर एविडेंस एक्ट। ओके, उनकी गवाही एक्सेप्टेबल नहीं होती, ओके, क्योंकि वो अपने क्लाइंट की बारे कराते हैं। तो दूसरी बात, बैंक मान लो कोई है, लीगल एडवाइज़र है, उसको तो सारा कुछ पता होगा। लीगल एडवाइज़र को तो सारा पता है कंपनी कहाँ कहाँ गलती की है, कहाँ कहाँ हम उसको गलत तरीके से बचाए थे, कहाँ कहाँ वो गलत की उसको हम छुपाए हैं। लीगल एडवाइज़र को तो सब मालूम है, बैंक को भी सब मालूम है कि कहाँ कहाँ उसका गड़बड़ है, क्योंकि वो सारा डिटेल देखा हुआ है। तो क्या बैंक और लीगल एडवाइज़र से डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर पूछ लेगा तो चलेगा काम? ये लोग साफ बोलेगा हम नहीं बताएंगे और इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, नथिंग इन दिस चैप्टर शैल रिक्वायर टू डिस्क्लोज द ट्राइब्यूनल और द सेंट्रल गवर्नमेंट और द रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ भी एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, चाहे कहीं का कोई भी ऑफिसर हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ROC का हो, कोई भी इंस्पेक्टर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे चलेगा, ठीक है। इनको बेसिक बेनिफिट मिला है यहाँ पे, क्योंकि ये इनका मेन काम है। आप प्रोफेशन आप कैसे रोक सकते हो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी पावर देता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन टू द फॉरेन कंपनी। अब फॉरेन कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना तो मिटाटिस म्यूटेंडिस दिख रहा है वर्ड। जैसे एक इंडियन कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा वैसे ही फॉरेन कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। ROC इंस्पेक्ट करेगी डिटेल को, इंस्पेक्ट करते करते उसको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मांगेगी, मांगने के बाद फिर से फ़ोन करेंगे, सेम काम, इंस्पेक्टर अपॉइंट करेंगे, वो रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है तो 210 के अंदर इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, नहीं लगा तो 212 के अंदर इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। सिंपल, एकदम कहानी की तरह समझो ना यार। नेक्स्ट, पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आप कुछ फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो देखो कितना प्यारा सा सेक्शन लग जाएगा, सेक्शन 447 लग जाएगा, ओके। एंड इसी के साथ साथ हमारा ये पूरा का पूरा जो इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन का जोन था हमारा, फ्रॉम सेक्शन 206 से लेकर 229 तक का, ये पूरा का पूरा सेक्शन हमने एक एक सेक्शन वाइज डील किया है। हर एक सेक्शन को हम पकड़े हैं, हर एक सेक्शन को हम एक्सप्लेन किए हैं, राइट। तो ये आई डोंट थिंक कि अब आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जो आपको आई बटन के अंदर भी मिल जाएगा, जिसके अंदर लिंक पर रहेगा कि ये जो PPT के थ्रू यहाँ पे पहले इंस्पेक्शन हुआ था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, वो एक छोटा सा आपको ओवरव्यू के लिए होगा। मतलब पूरा का पूरा याद करने के बाद थोड़ा सा देखिए, अरे यार तो सारा इजी लग गया। हमको नहीं लग रहा कि अब आपको कहीं भी कोई डाउट होना चाहिए इस वीडियो के अंदर। अगर डाउट हो तो भैया व्हाट्सअप करना होगा, मेरा नंबर आपको साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। एंड ये सब चीज़ का वीडियो पर हम लोग वीडियो बनाते हैं, आप सब्सक्राइब कर दो फटाफट चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ, किसी और सेक्शन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप आराम से बैठ के पढ़ते रहो एकदम। कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करो, ओके। बाय बाय।